शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और कमरे की लाइट ऑन कर लें। आज की पहली खौफनाक कहानी अरफान शेयर कर रहे हैं। अरफान कहते हैं आज आपके साथ अपने ताया अब्बू की बहुत ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग भेरा के रहने वाले हैं। मेरे ताया अब्बू आज से तकरीबन 25-30 साल पुरानी बात है। वो रेलवे मास्टर थे, रेलवे स्टेशन मास्टर थे। वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी भेरा स्टेशन पर। ताया अब्बू बताते हैं कि जब भी आखिरी ट्रेन का टाइम होता था उस वक्त बहुत कम मुसाफिर होते थे, तो अक्सर वहां पर जैसे दिन भर चीजें बेचने वाले कुछ गरीब लोग होते थे जो फेरी लेकर चीजें बेचते थे, या जूते पॉलिश करने वाले भी होते थे। अक्सर वो स्टेशन पर ही जो खाली बेंच होते थे उन पर सो जाया करते थे, तो हम भी उनको उठाया नहीं करते थे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती थी उठकर एक आधी बार बाहर देखना जरूर पड़ता था। इसी तरह से उन दिनों में भी आखिरी ट्रेन रात 1 बजे गुजरा करती थी। अभी सर्दियों की शुरुआत ही थी, अक्टूबर का आखिरी दिन चल रहे थे। हल्की हल्की धुंध और खुनकी हवा में फैली होती थी। मैं अपने रेलवे स्टेशन के दफ्तर में बैठा हुआ था और मैंने खिड़की खोल रखी थी और दरवाजा बंद किया हुआ था। तभी मेरे कानों के साथ एक अजीब सी आवाज टकराई। ऐसा लगा जिस तरह से कोई आदमी बड़बड़ा रहा हो, जैसे कोई डर गया हो और ये कह रहा हो मुझे कुछ मत कहो, मुझे कुछ मत कहो। जो मैंने ये आवाज सुनी, मैं फौरन से झांक कर खिड़की से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं फौरन से उठा और बाहर गया। बाहर जाकर देखा तो एक आदमी था। उसके पास उसके खाने पीने की टोकरी का सामान रखा हुआ था। वो बहुत डरा हुआ था और यहाँ वहां देख रहा था और ये कह रहा था कि कहाँ गई। मैं उसके पास गया और उससे पूछने लगा किसकी बात कर रहे हो। उसने ये कहा कि साहब, अभी एक औरत आई थी यहाँ पर, उसने पाँव में पाजेब पहनी हुई थी। छन छन की आवाजें आई तो मेरी आंख खुल गई। तभी वो मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और बहुत खौफनाक आवाज में हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों हंस रही हो, ट्रेन तो चली गई है। तो एकदम से वो मेरे से खासी दूर खड़ी थी। उसका बाजू इतना लंबा हो गया कि वो मेरी गर्दन पकड़ने लगी। जो ही मैं चिल्लाया तो वो गायब हो गई। मेरे ताया अब्बू कहने लगे, मैंने उससे कहा कि तुम डर गए हो, तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर पुराने दरख्त तो जरूर है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर मत सोया करो अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है। ताया अब्बू बताते हैं उसके बाद वो जो स्टेशन था बिल्कुल सुनसान और वीरान रहने लगा। वो जो वहां पर दिन भर चीजें बेचते थे, रात होते ही अपने घरों को वापस लौट जाते। अब तो ऐसे दिन आ चुके थे कि स्टेशन पर रात के वक्त सिर्फ मैं ही होता था, और उन दिनों में मेरी फुल नाइट ड्यूटी होती थी, क्योंकि वहां पर हफ्ते में 2 बार मालगाड़ी भी आया करती थी। बहुत से शहर के ताजरों का सामान आता था जिसकी देखभाल के लिए रात भर की ड्यूटी देनी होती थी। इसी तरह से एक रात थी जब वहां पर मालगाड़ी आई। मैं गया, मैंने सामान वगैरह देखा, सब कुछ ठीक था। सुबह सबने अपना सामान लेने आना था। मैं अपने दफ्तर में जाकर सारे इंतराज चेक कर रहा था कि रजिस्टर में जितने भी सामान आने थे क्या वो पूरे हो चुके हैं, क्या मालगाड़ी के उतने ही डिब्बे हैं जितने लिखे गए थे। तभी ऐसी आवाज आने लगी जिस तरह से मालगाड़ी के किसी डिब्बे में कोई सामान को तोड़ रहा है। ऐसे लग रहा था कि जैसे लोहे के किसी बहुत बड़े संदूक के ऊपर कोई हथौड़े मार रहा हो। मैंने जो ही आवाज सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन से उठा और मैंने अपनी टॉर्च ली
اور آوازوں کی طرف جا رہا تھا تو وہ مال گاڑی کا آخری ڈبہ تھا جو خاصا اندھیرے میں تھا. اس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں. کوئی بہت بھاری بھرکم چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا. میں نے بلند آواز میں کہا کہ کون ہے اندر؟ میرے پاس اسلحہ ہے، تم جو کوئی بھی ہو وہیں پر رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا. تبھی مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، جس طرح سے کوئی غصے میں کوئی مرد بولتا ہے. میں تیزی سے آگے بڑھا اور میں نے مال گاڑی کا دروازہ کھول دیا. میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی. وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. مال گاڑی بالکل خالی تھی. اس میں وہ سامان ویسے ہی باندھ کے رکھے ہوئے تھے جیسے وہ لوڈ ہو کر آئے تھے. بھی یہ آوازیں کیسی تھی؟ تبھی ایک دم سے مجھے اپنے کندھے کے پاس ایک ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا. میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کہیں کچھ بھی نہیں تھا. میں بہت ڈر گیا. میں نے مال گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اپنے دفتر میں جا کر کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا. آج اسٹیشن پر میں بالکل اکیلا تھا. کوئی بھی نہیں تھا. تبھی ایک دم سے ایسا لگا جس طرح سے باہر کوئی چل پھر رہا ہے. ہاں، وہ قدموں کی آہٹ تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی ایڑی والا شوز پہنا ہے اور ایڑی والے جوتے کے ساتھ ٹک ٹک کرتا ریلوے اسٹیشن کے پرانے برآمدے میں کوئی چل رہا ہے. اتنی رات کو، رات کے 2:30 بجے، یہ تو ٹائم ٹرین آنے کا بھی نہیں ہے. پھر باہر کون ہے؟ جو ہی میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھنا چاہا، ایک دھندلا سا سایہ مجھے دکھائی دیا. میں نے فٹ سے دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. وہ دھندلا سایہ مانو جیسے غائب ہو گیا. تایا وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہنے لگے. وہ جب بھی گھر آتے تو بڑے ڈرے ڈرے رہتے. جب گھر والوں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ بتاتے نہیں تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید سب یہ سمجھیں گے کہ میں ڈرتا ہوں، اتنا بڑا ہو کر ڈر رہا ہوں. لیکن جب ان سے وجہ پوچھی گئی، وہ بیمار رہنے لگے. وہ اپنے آپ سے ہی ڈرنے لگے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ اکثر رات کو ریلوے اسٹیشن پر عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا رہا ہے. مجھے وہاں پر کچھ خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. کوئی رات بھر اسٹیشن کے ویران برآمدے میں چلتا پھرتا ہے. اسی طرح سے دن گزرتے گئے. تایابو کو سب نے یہی کہا کہ آپ آیت الکرسی کا حصار رکھا کریں. ایک رات جب وہاں پر ٹرین رکی تو ڈرائیور نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کوئی مر گیا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے آ کر مر گیا ہے. سارے بڑے حیران ہوئے اور ہر کسی نے کوشش کی کہ ٹرین کے نیچے سے دیکھا جا سکے کہ کون تھا. تایابو جو اسٹیشن ماسٹر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ پٹری پر کوئی بھی نہیں تھا. تمہیں کس نے کہا کہ ٹرین کے نیچے کوئی آ گیا ہے؟ جس پر ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی میں نے ٹرین یہاں تک لایا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اس کے آگے بھاگ رہا تھا. بھاگتے بھاگتے جس طرح سے وہ ٹرین کی پٹری پر لیٹ گیا اور میں نے خود اس کے اوپر سے ٹرین گزار دی. تو مانو یا نہ مانو، میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہاں پر کوئی ٹرین کے نیچے آیا ہے. یہاں تک کہ پوری ٹرین گزار کے دیکھا گیا، نیچے کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد جب ٹرین چلی گئی، پھر سے اسٹیشن ویران ہو گیا. تو ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہاں سے کسی کی سسکیوں میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تایابو نے وہ رونے کی آوازیں سنی تو چونک گئے اور اپنے آس پاس آیت الکرسی کا حصار کرنے لگے. رونے کی سسکیاں لینے کی آوازیں تھوڑی دور ہو گئیں. جو ان سسکیوں کو دیکھنے کے لیے تایابو نے اپنے دفتر کا تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور ایک پرانے بینچ کے اوپر جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہے. اس کے پاس اس کی لاٹھی بھی رکھی ہے اور وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. اس کے رونے میں بہت زیادہ درد اور کرب تھا. تایابو حیران ہوئے، اتنی رات کو یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ وہ اپنے ٹیبل سے ہوتے ہوئے جو ہی باہر آنے لگے اپنی ٹارچ لے کر تو بینچ خالی تھا. بینچ پر کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بوڑھا انسان تو کیا کوئی جوان بھی اتنی جلدی وہاں سے غائب نہیں ہو سکتا. تایابو سمجھ گئے کہ یہاں پر کچھ اور ہی معاملات ہیں، یہاں پر جنات ہیں. تایابو بتاتے تھے کہ جب بھی مال گاڑی آتی تھی اس رات بہت زیادہ بھیانک واقعات ہوتے تھے. رات بھر ایسا لگتا تھا مال گاڑی کے ڈبوں میں کوئی بھاگتا دوڑتا ہے، کبھی ان کے اوپر کوئی اچھلتا ہے. میں نے ایک دفعہ بندر نما مخلوق کو دیکھا اور اس کے بعد میں نے مال گاڑی کے پاس ایک عورت کو کھڑے دیکھا جس کا چہرہ بندر کی طرح تھا اور جسم عورت کی طرح. اس نے
सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, हाथों के ऊपर बाल भी जानवरों जैसे ही थे। पलक झपकते वो गायब हो गई। उसको देखने के बाद तायाबू बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गए। तायाबू का बहुत इलाज भी करवाया, उनको साहिबिन हजरात के पास भी लेकर गए तो उनका ये कहना था कि इनके ऊपर जिन्नात का बसेरा हो चुका है। इन्होंने किसी भारी मखलूक को बहुत करीब से देखा है और शायद इससे हम कलाम भी हुए हैं। तायाबू ने बताया, जब मैंने मालगाड़ी के डिब्बों के पास उस औरत को देखा था तो मैंने उसे बुलाया था कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ पर शोर मचा रहे हो। तो जब उसने पलट कर देखा था तो उसको बंदर की तरह चेहरा था, जिसे देखकर तायाबू चीख मारकर पीछे हटे और वो गायब हो गई। फिर तायाबू ने बहुत कोशिश की अपनी ट्रांसफर करवाने की। तायाबू ने हर जगह पर एप्लीकेशन दी, जहां जहां तक वो जा सकते थे। तायाबू को 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने के बाद आपकी ट्रांसफर दूसरे शहर के रेलवे स्टेशन पर कर दी जाएगी। लेकिन वो 1 महीना बहुत मुश्किल था। तायाबू कहते, मैं 1 महीना कैसे इंतजार करता। कोई रात खौफ से खाली नहीं थी। कोई रात ऐसी नहीं थी जब मैं स्टेशन पर सुकून से रह सकता। अगर मैं दफ्तर का दरवाजा बंद करके बैठता था, खिड़की बंद करके बैठता था, तो कोई रात भर आकर जोर जोर से कभी दरवाजा तो कभी खिड़की खटखटाते थे। मैं इधर कुर्सी पड़ता था तो खटखटाने की आवाजें दूर हो जाती थी। पास वहां पर बेंच रखे हुए थे जहां पर अक्सर मुसाफिर बैठकर इंतजार किया करते थे और एक पुराना वेटिंग रूम भी था। उस वेटिंग रूम से मुझे ऐसी आवाजें आती थी जैसे वहां पर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, जबकि आधी रात को वहां पर कोई भी नहीं होता था। आबादी खासी दूर थी। फिर तायाबू की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। तायाबू ने कुछ दिन की छुट्टी ले ली। तायाबू की छुट्टियों के दौरान वहां पर कोई भी स्टेशन मास्टर रात की ड्यूटी नहीं कर सकता था। जैसे ही आखिरी ट्रेन आती, स्टेशन मास्टर वहां से चला जाता। अब तो ट्रेन ड्राइवर ने भी ये गिला करना शुरू कर दिया था कि जैसे ही ट्रेन दूर से आ रही होती है, बहुत से मुसाफिर स्टेशन पर खड़े नजर आते हैं। ऐसे लगता है काफी ज्यादा मुसाफिर हैं, लेकिन जो ही ट्रेन पास आती है तो स्टेशन पर कोई भी नहीं होता। 3-4 बार स्टेशन मास्टर को ड्राइवर ने ये शिकायत की, जबकि वो स्टेशन मास्टर कहते थे कि हमारे पास मुसाफिर आते भी हैं, यहाँ से टिकटें भी लेते हैं और यहीं पर बैठकर इंतजार करते हैं। फिर तुम कैसे कहते हो कि कोई मुसाफिर नहीं होता। जिस पर स्टेशन मास्टर का ये कहना होता था कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, लेकिन दूर से देखने पर 15 से 20 या इससे भी ज्यादा मुसाफिर दिखाई देते हैं। पास आते आते वो सारे सर गायब हो जाते हैं। फिर जब ये वाकयात बढ़ने लगे तो भेरा के स्टेशन के ऊपर से रात को ट्रेन आना बंद हो गई। ट्रेन का आखिरी टाइम 7 बजे का रख दिया गया। 7 बजे के बाद कोई ट्रेन भेरा स्टेशन से नहीं गुजरती थी, क्योंकि वहां पर लोगों के साथ भी अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। वो ये कहते थे कि जब हम लोग यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं ट्रेन के आने का, तो ऐसे लगता है कि आसपास कोई अनदेखा वजूद मौजूद है। कभी कोई धक्का दे देता है, कभी कोई थप्पड़ मार देता है। इतना ही नहीं, कभी कोई सामान को उठाकर दूर फेंक देता है। लेकिन ये काम तब होते थे जब आखिरी ट्रेन का टाइम होता था। स्टेशन मास्टर के साथ भी ऐसे ही 2-3 वाकयात हुए। स्टेशन मास्टर कहता है, रात 1 बजे वाला टाइम आने से पहले मुझे एक आदमी ने आवाजें देना शुरू कर दी। मैं बाहर निकला तो मुझसे टिकट मांग रहा था। मैंने उसे कहा कि टिकट चाहिए तो इधर अंदर आकर लो, वहां पर मैं टिकट नहीं दूंगा। वो खिड़की में आकर खड़ा हुआ। जो ही उसने मेरे साथ नजरें मिलाई, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मेरी आंखों में दर्द शुरू हो गई। उस आदमी ने मेरे से टिकट लिया। जब वो वापस जाने लगा और मैंने उसको टिकट पकड़ाया तो उसकी 4 उंगलियां थी, उसका अंगूठा नहीं था। उसका खौफनाक हाथ देखकर मेरे हाथ से टिकट छूट गया। वो टिकट को लेकर जैसे ही थोड़ा दूर गया, उसने पलटकर एक नजर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो गायब हो गया। वो स्टेशन मास्टर उसी रात वहां से भाग गया। इसके बाद फिर तायाबू की बारी आई। तायाबू के गले में अपनी हिफाजत का एक तावीज भी था। तायाबू बहुत ज्यादा डरते थे। वो जानते थे कि यहाँ पर बहुत से जिन्नात हैं और वो जिन्नात शायद मेरे ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। तायाबू कहते हैं कि जब भी मुझे रात को आवाजें आती थी, मैं बाहर नहीं निकलता था। फिर तायाबू की रात की ड्यूटी हफ्ते में 2 बार होने लगी,
जब हफ्ते में 2 बार सिर्फ माल गाड़ी आया करती थी। फिर तायाबू अपने साथ कुरान पाक लेकर जाते थे। जब वो अपने पास कुरान पाक रखते थे तो जिन्नात उनके करीब नहीं आते थे, लेकिन माल गाड़ी पर बहुत शोर शराबा मचाते थे। कभी किसी औरत के हंसने की आवाजें, कभी किसी मर्द के ऊंचा बोलने की आवाजें, कभी किसी के खांसने की आवाजें। ये वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। बिलाखिर तायाबू का ट्रांसफर हो गया और वो दूसरे शहर चले गए। देखते ही देखते भेरा रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया और मशहूर हो गया कि वहां पर बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। कुछ अजीबोगरीब लोगों ने फायदा भी उठाया, बेंच तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, खिड़कियां उखेड़ दी, उस स्टेशन को वीरान और बंजर कर दिया। वीरान होने के साथ साथ वो और भी ज्यादा आसेब सदा हो गया। वहां पर स्टेशन के ऊपर कुछ टूटे फूटे बेंच, टूटी हुई रेल की पटरी और वो पुराने बरामदे बच गए। पुरानी दीवारों वाले पुराने बरामदे जो कभी अपने आबाद होने का सबूत दे रहे थे, जहां पर कभी बहुत से मुसाफिरों की कहके आवाजें और शोर शराबे गूंजते थे, जो अपनी मंजिलों पर जाने के लिए वहां पर ट्रेन के आने का इंतजार करते थे। लेकिन वक्त के गुजरते हुए लम्हों के साथ वो स्टेशन वीरान हो गया। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जिन्नात ही रहने लगे। ट्रेन आना भी बंद हो गई, यहाँ तक कि मालगाड़ी का आना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि कोई भी स्टेशन मास्टर रात की ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि दिन के वक्त भी अगर कोई वहां पर जाता तो उसको ऐसा लगता कि जैसे उन पुराने कमरों में से, उन टूटी खिड़कियों में से कोई भयानक चेहरा झांक कर बाहर दिखता है। कभी ऐसा लगता कि कोई पीछे चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई भारी वजूद पीछे आकर खड़ा हो गया है, जिसका लम्स, जिसका एहसास एक इंसान को वाज़े महसूस होता था। देखते ही देखते तायाबू दूसरे स्टेशन पर भी बहुत ज्यादा चुप चुप और उदास रहने लगे। उनका आना जाना सफर करना बहुत मुश्किल हो गया था। तायाबू के ऊपर जब वो उस मखलूक से हम कलाम हुए थे तो उसका बसेरा भी जैसे हो गया था। तो जब वो दूसरे शहर के स्टेशन पर उनको एक कमरा दिया गया, वो वहां पर भी अकेले नहीं रह सकते थे। वो कहते थे मुझे रात भर जिन्नात तंग करते हैं, डराते हैं। ऐसे लगता है वो बंदर नुमा मखलूक जो थी, वो औरत बंदर नुमा चेहरे वाली खौफनाक चुड़ैल, वो जैसे उस पुराने कमरे की खिड़की में आकर खड़ी हो जाती थी और तायाबू को आहिस्ता आहिस्ता आवाजों में पुकारती रहती थी। फिर आखिर तायाबू ने नौकरी ही छोड़ दी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं अब ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिल दिमाग पर ऐसा खौफ तारी है कि जो ही रात का अंधेरा छाता है, जो ही स्टेशन वीरान होता है, मेरे दिल के ऊपर एक खौफ दस्तक देता है और उस खौफ के साथ वो भयानक चेहरे नमूदार हो जाते हैं। हाँ, मुझे जिन्नात दिखाई देते हैं, कभी ट्रेन की पुरानी पटरियों पर भागते हुए, कभी अंधेरों में बहुत से चमकती आंखों वाले हेवले दिखाई देते हैं। जब तायाबू ने नौकरी छोड़ी, कुछ अरसा उनके जहन पर काफी दबाव रहा, कुछ अरसा उनके जहन के ऊपर काफी असर भी रहा। वो बहुत डरे सहमे रहते थे, अकेले कमरे में भी सोने से डरते थे। फिर तायाबू के साथ सब रहते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। कई बार वो अपने घर में भी सोए हुए डर जाते थे, चीखें मारने लगते थे और ये कहते थे कि वही औरत मुझे बार बार दिखाई देती है। यहाँ तक कि तायाबू हद से ज्यादा बीमार रहने लगे। 2018 में तायाबू इतने लावर, इतने बीमार हो गए कि चारपाई पर ही लग गए थे, उठकर चल फिर भी नहीं सकते थे। वो अपनी कुव्वत मुदाफियत पूरी तरह से खो बैठे थे और तायाबू का इंतकाल हो गया और एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ और वो बच नहीं सके। ये मेरे तायाबू की कहानी थी, कैसे उनकी जिंदगी उस वीरान स्टेशन पर गुजरी और कैसे उनके साथ वो हादसात हुए। आज भी हमें तायाबू बहुत याद आते हैं। आज भी हम जब भी उस पुराने वीरान खंडनुमा रेलवे स्टेशन को देखते हैं तो उनका एहसास होता है उसी स्टेशन से वो बीमार हुए, उसी स्टेशन से वो आसेब ज़दा हुए और उनकी जान चली गई। ये मेरे तायाबू की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। वैसे ये बात ठीक है कि बाज़-औक़ात वीरान जगहों पर ऐसे ऐसे जिन्नात होते हैं जो इंसान के जानी दुश्मन बन जाते हैं, और ये बात भी ठीक है कि अगर उनसे हम कलाम हो लिया जाए, अगर उनसे बातचीत कर ली जाए और वो जिन्नात किसी भी रूप में आपकी आवाज सुन ले, आपकी बात का जवाब दे दें, तो वो उनका बसेरा आप पर हो जाता है।
اور بعض اوقات وہ بسیرا جان لیوا ثابت بھی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوراً سے کسی صاحب علم سے رجوع کرنا چاہیے اور کبھی بھی ایسی چیزوں کو پکارنا نہیں چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.